नमस्कार, मैं हूं पाखी शर्मा और आज के हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये प्रोग्राम महिलाओं पर समर्पित है और ये बात तो सभी महिलाओं को अच्छे से ही पता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अपना ख्याल ना के बराबर रखती हैं, क्योंकि वो ना तो सही वक्त पर खाती हैं और ना ही वक्त पर सोती हैं और ना ही खुद की सेहत पर ख्याल दे पाती हैं, क्योंकि महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों का ही बैलेंस बनाकर चलना होता है। ऐसे में महिलाओं में तनाव का स्तर अधिक होता है, जिसके चलते महिलाएं अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती और इसी अनदेखी के चलते महिलाओं की बॉडी में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों में भी और दूसरी तरीके का खतरा बनने लगता है। पीसीओडी की समस्या महिलाओं और लड़कियों में होना आजकल आम बात हो गई है। कुछ सालों पहले तक ये समस्या 30 से 35 उम्र की महिलाओं में अधिक पाई जाती थी, पर अब स्कूल जा रही बच्चियों में भी ये समस्या आम हो गई है। जिन लड़कियों में पीरियड्स की समस्या देखने मिलती है, उन्हीं लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज यानी कि पीसीओडी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर कम उम्र के चलते ही इस समस्या का पता लग जाए तो इसे काबू में किया जा सकता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या बन गई है। इस बीमारी में हार्मोन्स के कारण ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट यानी कि गांठ हो जाती है। इन सिस्ट के कारण महिलाओं में बड़े स्तर पर हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि ये सिस्ट पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों को ही डिस्टर्ब करती है। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या पीसीओडी के बारे में बात करना चाहेंगे। पीसीओडी एक ऐसी चीज है जो हर दूसरा पेशेंट जो हमारे कमरे में आता है बोलता है मैडम मुझे पीसीओडी है। मैं पूछती हूँ आपको पीसीओडी समझ में आता है, क्या बात कर रहे हैं? ऑफन लोगों को समझ में नहीं आता कि पीसीओडी क्या है। एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ दे अज्यूम कि हमको पीसीओडी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पीसीओडी एक बॉडी का कंडीशन है, वो डिजीज़ नहीं है कि एक दवाई दे दें या एक कोर्स दे दें वो चला जाएगा। ये एक सिंड्रोम है जो आपके खाने पीने लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है और ये चीज़ आजकल उभर कर ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। हम लोग सब चेयर पे बैठे रहते हैं और खाना भी बाहर का ज़्यादा खाते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है। ये सब मिला जुला कर के ये एक सिंड्रोम आपको परेशान करता है। आपको ये समझना है कि अगर आप पीसीओडी से बचना चाहते हैं तो सारा काम आपको करना है, मुझे बहुत कम काम करना है और वो काम मैं बोलती हूँ सिर्फ 3 मंत्र याद रखिए। पहला, आप एक्सरसाइज कीजिए रोज 15 मिनट 20 मिनट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्किपिंग करना स्टार्ट कर दें, आप चलना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी मूव फ्रॉम योर सीट। सेकंड, जो भी आपका वेट है, आज आपका अगर 60 किलो वेट है तो आप 5% रिड्यूस कीजिए, 3 किलो उतना तो कोशिश कीजिए 4-6 महीने के अंदर। तीसरा, खाने पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि एक दिन फास्टिंग कर लिए, सुबह नाश्ता नहीं किए, ये सब आपको वेट लूज करने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। आपको हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा सही चीज़, घर का बना हुआ खाना अगर आप खाएं तो आपको ये दोनों चीज़ हेल्प करेगा वेट रिडक्शन में। आप देखेंगे अगर आप अपना पीरियड्स या जो भी प्रॉब्लम है ट्रैक कीजिए, 6 महीने के अंदर इफ़ यू फॉलो दिस योर प्रॉब्लम विल बी मोर देन 70 to 80% सॉल्व विदाउट कोई दवाई या हार्मोन की। अक्सर आप जाएंगे तो लोग हार्मोन देना चाहते हैं, लेकिन कब तक? आप अभी अगर 18, 20, 21 साल के हैं तो आप कब तक हार्मोन लेना चाहेंगे? तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, गेट इनटू अ गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। महिलाओं को ये बात बिल्कुल ही ध्यान में रखनी चाहिए कि पीसीओडी बीमारी तेजी से बढ़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और रिसर्च के अनुसार हमारे देश में करीब 10% महिला आबादी पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या के कारण बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इससे चेहरे पर रोए और शरीर के दूसरे अंगों पर घने बाल उगने लगते हैं। ये इस समस्या के सामान्य लक्षण हैं।
हूं अजमल शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। हमारे शो हेल्थ एंड वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुगुना वर्मा और हम उनसे बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, जो कि बहुत ही आज के टाइम पे बहुत ही आम बीमारी है और इस बीमारी से बचने और इसके लक्षण और इसके फैलने की वजह आइए हम बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के न्यूज़ में। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुगुना वर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, बेलाइच में 83 से प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, आप आज पीसीओडी के बारे में बताना चाह रहे हैं और तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? पीसीओडी ऐसी बीमारी है जो प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी का मतलब टीनेज गर्ल्स एंड बेसिकली मैरिज, इसका वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, जो अंडाशय में सिस्ट बन जाते हैं। इसके लक्षण ये हैं कि वेट बढ़ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेट रखना, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गड़बड़ होता है, जैसा मैस्कुलर दाढ़ी आ जाना, पिंपल्स होना चेहरे पे, बहुत फैटी पोजीशन। मैम, ये बीमारी पीसीओडी किस एज में पाई जाती है, किस एज से शुरुआत होती है इसकी? प्यूबर्टी का मतलब बताया ना, मेंसेस शुरू होने के बाद से, तो ये बच्चे होने तक मतलब 20-30 साल तक हो सकता है। और इसका लक्षण जैसे ही पता लगता है वेट बढ़ रहा है, लड़की का मेंसेस इरेगुलर हो रहा है, इससे बचा कैसे जा सकते हैं? हाँ, फौरन डॉक्टर के यहाँ दिखा दें। डाइट रिस्ट्रिक्शन, डाइट जो है फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा ना खाएं, फैट्स ज़्यादा ना खाएं, डाइट में फाइबर को इन्वॉल्व करें, प्लस एक्सरसाइज ज़रूरी है, दोनों टाइम वॉक वगैरह करें, कुछ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करें और वेट कम करने का कोशिश करें। तो ये सब चीज़ से हम लोग पीसीओडी को रोक सकते हैं। जी, आपने आज पीसीओडी के बारे में जाना और हमारे साथ बहुत मैम ने बहुत से मेडल्स पाए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे आज मैम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आज हमें पीसीओडी के बारे में जानना, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही आम बीमारी है और न्यूली एज में भी पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल औरतों में आप देखते होंगे हल्के हल्के बाल मूंछ पे, दाढ़ी पे, क्यों मैम? ये इसी का नाम पीसीओडी, इसे बात बचने उपाय बताया है और इनके मैम की बात करना है तो हम पीसीओडी से बच सकते हैं। देखते रहिए आप केकेडी न्यूज़। मैं हूं अजमल शाह। यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक हार्मोनल परेशानी है जिसमें विमेन की ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। इन सिस्ट में अनरप्चर्ड एग्स होते हैं, जो एग्स सही टाइम पे रिलीज नहीं हो पाते और ऐसा इसलिए होता है कि इन विमेन में मेल हार्मोन्स का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स का लेवल कम होता है और इसकी वजह से ही ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी में, जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में या पीसीओएस के पेशेंट्स में ओवरीज का साइज़ नॉर्मल से काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारी सिस्ट जो ओवरीज में होती हैं उनकी वजह से साइज़ 2 या 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। पीसीओडी का एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी हो सकता है या फिर जेनेटिक्स की वजह से, जिसका मतलब है कि अगर मदर को या फैमिली में किसी को है पीसीओडी तो उससे भी डॉटर्स को पीसीओडी हो सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है लाइफस्टाइल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो पीसीओडी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और जितना ज़्यादा आपके डेली रूटीन में एक्टिविटी होगी, एक्सरसाइज होगी, उतना ज़्यादा पीसीओडी होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा स्मोकिंग से पीसीओडी ट्रिगर होता है, क्योंकि स्मोकिंग से भी एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ता है। और इसके अलावा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हाई ग्लाइसीमिक फूड, स्टार्ची फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब कुछ खाने से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है और अल्टीमेटली मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और उससे पीसीओडी होता है। और ये देखा गया है कि इंडिया में एटलीस्ट 5 out of 10 women have PCOD.
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे कॉमन है इरेगुलर पीरियड्स। तो इसमें देखा गया है कि लेस देन 9 पीरियड्स इन अ ईयर कुड बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स इरेगुलर हो तभी पीसीओडी होगा, और इरेगुलर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेंदी पीरियड्स या सिर्फ स्पॉटिंग या फिर स्कैंटी पीरियड्स, ये सब ही पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पीरियड्स के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये हार्मोनल इशू है, तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कंसीव करने में मुश्किल आए। और इसके अलावा इन गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स के अलावा काफ़ी सारे ऐसे कॉस्मेटिक सिम्टम्स भी हैं जिनकी वजह से कुछ पेशेंट्स में हम पीसीओडी डायग्नोज करते हैं। तो हमारी क्लिनिक में काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसे कॉस्मेटिक सिम्टम्स हैं जिनसे हम उनका पीसीओडी डायग्नोज कर पाते हैं। तो उसमें एक और कॉमन सिम्टम है एक्ने जो कि जॉ लाइन पे हो और ज़्यादा पेनफुल हो। काफ़ी बार जो टीनेज के बाद एक्ने हो, और ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। ऐसे में एक्ने आसानी से काफ़ी बार एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं भी होता। और एक्ने के अलावा अनवांटेड हेयर, तो उसमें देखा गया है कि अगर हेयर जो कि ऐसे बॉडी पार्ट्स में है जहाँ यूजुअली मेल्स को हेयर होते हैं, जैसे कि फेस पे, चिन पे, नेक पे कोर्स हार्ड ब्लैक हेयर हों, और या फिर चेस्ट या बैक पे अगर हेयर हो, तो ऐसे में भी ये एक पीसीओडी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा हेयर फॉल, तो हेयर फॉल में देखा गया है कि अगर बाल थिन हो रहे हैं, ग्रेजुअली आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी पोनीटेल पतली होती जा रही है और बालों की डेंसिटी आगे से कम हो रही है, आगे से आपको लग रहा है कि बाल लिम्प हो रहे हैं, फाइन हो रहे हैं और बालों का बाउंस ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। और इन सब के अलावा एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बात भी की है। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस में ऐसा होता है कि नेक पे या कुछ ऐसे बॉडी फोल्ड्स में, जैसे कि अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन हो जाती है और डार्क ब्लैक वेलवेटी नेक हो जाती है, तो इसे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। और इसके अलावा काफ़ी बार पीसीओडी पेशेंट्स में डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन या ओबेसिटी भी देखी गई। पीसीओडी के डायग्नोसिस में सबसे पहले तो आपके सिम्टम्स आपके डॉक्टर डायग्नोज करेंगे, और जब उन्हें वो सिम्टम्स से शक होगा कि आपको पीसीओडी हो सकता है, तो ऐसे में वो आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। अल्ट्रासाउंड से ओवरीज का साइज, वॉल्यूम देख के काफ़ी बार डायग्नोसिस बन जाती है। अगर आपको पीसीओडी है अल्ट्रासाउंड में, तो वो आपके हार्मोनल टेस्ट भी करवाएंगे, और हार्मोनल टेस्ट से हमें अलग अलग हार्मोन्स का लेवल पता चलके उससे और क्लैरिटी मिलती है और आपके ट्रीटमेंट में आपको मदद मिलेगी। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। जब पीसीओडी होता है या एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, तो उसमें ये होता है कि हमारा इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो उससे ये होता है कि ग्लूकोज लेवल्स राइज करते हैं। और दूसरा ये भी होता है साथ में कि क्योंकि ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि वो ग्लूकोज इस्तेमाल हो सके। तो जिसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ सकते हैं और इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो पीसीओडी ठीक होने में, वेट लॉस होने से हमारा इंसुलिन लेवल्स कम होंगे, और उसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं, यानी कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें कि मैंने बताया कि पिगमेंटेशन हो जाती है नेक में, अंडर आर्म्स में, स्किन के पोल्स में, तो उसमें आपको फ़र्क दिखेगा।
ज़्यादा होने पर सिम्टम्स देखे जाते हैं जो क्योंकि एंड्रोजन मेल हार्मोन है तो वो सिम्टम्स जो मेल्स में होते हैं जैसे कि फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वज़न बढ़ सकता है और हेयर फॉल जो जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से जैसे मेल्स का हेयर फॉल होता है जिसमें कि आपको दिखेगा कि आपके हेयर लाइन रिसीड हो रही है और आगे से बाल आपके फ्लैट हो रहे हैं और बालों का घनापन आगे फ्रंटल एरिया में कम हो रहा है। ये एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने पर देखा जा सकता है। काफ़ी बार पीसीओडी पेशेंट्स में कंसीव करने में मुश्किल आती है, फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। ऐसा यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमें पीसीओडी तो ठीक करना ही है और इसके अलावा ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन भी अवेलेबल हैं तो वो इस्तेमाल करके आपको कंसीव करने में आसानी रहेगी। अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पीसीओडी में अलग अलग तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं। आपका क्या कंसर्न है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इर्रेगुलर हैं तो उसके लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अभी आप कंसीव करने का नहीं सोच रहे। और कॉन्ट्रासेप्टिव से आपको आपके पिंपल्स में, एक्ने में भी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको अनवांटेड फेशियल हेयर है तो उसके लिए हेयर रिमूवल लेज़र के साथ साथ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको काफ़ी बार स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे एंड्रोजन लेवल्स कम होके आपको हेयर रिमूवल लेज़र्स के रिज़ल्ट और अच्छे दिखेंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऐसे में मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ग्लूकोज लेवल इम्प्रूव होगा और आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी। और अगर हम नॉन हार्मोनल मेडिसिन की बात करें तो इसमें मायोनिसिटॉल और क्रोमियम पिकोलिनेट जैसी दवाइयाँ हैं जो उन लोगों को दी जा सकती हैं जिनका पीसीओडी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन मेडिसिन से भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में रेगुलरिटी दिखेगी और आपके पीसीओडी के सिम्टम्स जैसे कि हेयर फॉल, एक्ने, उसमें आपको सुधार दिखेगा। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेडिसिन लेने से अच्छा है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा इनकॉर्पोरेट करें, स्मोकिंग क्विट करें और हेल्दी डाइट लें जिसमें स्टार्ची फूड कम हो, ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई वाला फूड कम हो, तो उससे हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट वॉक अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। इसके अलावा योगा के कुछ पोस्चर्स हैं जिन्हें इंक्लूड करने से आपका एब्डोमिनल फैट, बेली फैट कम होगा, विसरल फैट कम होगा और उससे भी आपका पीसीओडी कम होगा। सबसे पहले तो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, ये बैड कार्बोहाइड्रेट है तो इसे अवॉइड करना है। और जितना हो सके एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपनी डाइट में बढ़ाएं, जिसका मतलब है स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, स्पिनच आप अपने डाइट में ज़्यादा लें। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से पीसीओडी बढ़ता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन थोड़ा कम करें। लेकिन कर्ड बहुत अच्छा है पीसीओडी के लिए और पिंपल्स के लिए, तो कर्ड आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और जितना भी फैटी फूड है, जिसका मतलब है कि आप सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में कम करें और अनसैचुरेटेड फैट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में से हटा के, जैसे मैदा अपनी डाइट से हटा के आप होल ग्रेन का कंजम्पशन बढ़ाएं और बीन्स और लेग्यूम्स का कंजम्पशन बढ़ाएं, जैसे कि दाल, क्योंकि इसमें भी फाइबर अच्छा है तो इसे ज़्यादा कंज्यूम करें। रेड मीट का कंजम्पशन कम करके आप वाइट मीट यानी फिश और चिकन का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स को कम करें क्योंकि इनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत अच्छा रोल पीसीओडी को कंट्रोल करने में देखा गया है, तो वो भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बार ये सवाल लोग पूछते हैं, जैसे ही पीसीओडी डायग्नोज होता है तो वो घबरा जाते हैं, तो आप इधर उधर की बात
बातें ना सुन के और गलत इन्फॉर्मेशन पे टेंशन ना लें और ये समझने की कोशिश करें कि पीसीओडी कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है और पीसीओडी एक नॉर्मल परेशानी है जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुई है और अपना लाइफस्टाइल सुधार के हम काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। और ये समझने की कोशिश करें कि पीसीओडी अभी ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि हम सभी का लाइफस्टाइल आजकल उतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा पीसीओडी आजकल ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो लेकिन इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ % केसेस में डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ जैसी परेशानी पीसीओडी के साथ देखी गई है और डायबिटीज़, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये पीसीओडी के साथ देखी गई है। तो पीसीओडी को कंट्रोल करके आप काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें भी अवॉइड कर सकते हैं। तो काफ़ी बार मुझसे पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हमारा तो वज़न ज़्यादा नहीं है तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है, या हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है। तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि लीन पीसीओडी भी एक अलग एंटिटी है। लीन पीसीओडी का मतलब है वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है और फिर भी उन्हें पीसीओडी है। तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी बार हमारा वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। तो जिसका मतलब है कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज, जिमिंग इंक्लूडेड नहीं है, या हम स्मोक ज़्यादा कर रहे हैं, या हमारी हेल्दी डाइट नहीं है और वज़न ज़्यादा ना होने के बावजूद लेकिन हमारी डाइट में स्टार्ची फूड, जंक फूड ज़्यादा है, तो इस वजह से लीन विमेन में भी पीसीओडी देखा गया है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो देखिए, लीन पीसीओडी बहुत अलग है नॉर्मल पीसीओडी से, क्योंकि लीन विमेन में पीसीओडी की डायग्नोसिस कई बार लेट बनती है। ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये विमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं जिसकी वजह से उन्हें लीन पीसीओडी होता है। और काफ़ी बार ऐसा है कि वो लीन है लेकिन उन्होंने जेनेटिकली ये अपनी मदर से, अपनी फैमिली से इनहेरिट किया है और जिसकी वजह से उन्हें पीसीओडी हुआ है। और तो इसमें ये ज़रूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी रहे और हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे, हमारे लाइफस्टाइल में योगा हो। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, तो ये याद रखें कि अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो आपको कार्डियो करने से, वेट लॉस करने से मदद नहीं मिलेगी। ऐसी विमेन में एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे कि आप अपना विसरल फैट कम कर सकें, एब्डोमिनल फैट कम कर सकें, तो वो करने से आपको मदद मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि अगर जैसे हमने पीसीओडी डायग्नोज किया है तो काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें या फिर हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं या आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। लेकिन अगर आपको कॉस्मेटिक सिम्टम्स हैं तो या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपके कॉस्मेटिक सिम्टम्स की वजह से ये डायग्नोज किया है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसको पूरी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। तो उसमें अगर आपको अनवांटेड हेयर या हेयर फॉल या आपका वेट गेन या फिर आपको पिंपल्स हैं जो नॉर्मल मेडिकेशन से, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहे, तो देखा जाए तो पीसीओडी की बीमारी की मुख्य वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइफ में तेजी से स्ट्रेस, बढ़ता हुआ लाइफस्टाइल, लेट नाइट तक जागना और फिर दिन में देर तक सोना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से महिलाओं का बढ़ता शौक पीसीओडी का मुख्य कारण है, क्योंकि इससे महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का स्तर गड़बड़ा जाता है। वहीं हेरिडिटरी भी ये समस्या महिलाओं में पाई जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है
और ये ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बेयरिंग वुमेन यानी कि 20 से 40 साल की औरतों में देखा जाता है। ये इंडिया में हर 5 में से 1 लेडी में देखा जाता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि PCOS के क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि PCOS के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि PCOS या PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ही चीज़ के 2 नाम हैं और इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स का कम आना या लेट आना। अगर किसी भी लेडी को 1 साल में 8 से कम पीरियड्स आते हैं तो हम उसको PCOD का एक लक्षण मानते हैं। इसके अलावा किसी लेडी को हेवी पीरियड्स भी आ सकते हैं क्योंकि अगर बहुत दिन के बाद पीरियड आता है तो थिक लाइनिंग यूट्रस की जब शेड होती है उससे पीरियड हेवी हो जाता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा वेट गेन ईजिली होता है और वज़न कम करना मुश्किल होता है और ज़्यादातर कमर के अराउंड ये मोटापा देखा जाता है। अगला लक्षण हो सकता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो आपके चेहरे पे, आपके चेस्ट में, बैक में या थाइज में हो सकती है। इसके अलावा सर से स्कैल्प और टेम्पल्स वाली एरिया में हेयर लॉस भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऑयली स्किन हो सकती है जिसके कारण फेस और बॉडी पे पिंपल्स या एक्ने हो सकता है। एक और बहुत कॉमन लक्षण होता है प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना। PCOS में हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ओव्यूलेशन या एग फॉर्मेशन टाइम पर नहीं होती है, जिसकी वजह से पीरियड भी लेट आते हैं और प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है। आइए अब जानते हैं कि PCOS होता क्यों। एक पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी ओवरीज मेल और फीमेल हार्मोन्स दोनों बनाते हैं और PCOS में टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है। इन सब की वजह से ओवरीज का जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कि एग प्रोडक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आपके परिवार में यानी कि आपकी मदर या आपकी सिस्टर किसी को भी अगर PCOS होता है तो उससे आपके चांसेस ऑफ हैविंग PCOS बढ़ जाते हैं। तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो शुगर्स को डाइजेस्ट करता है। PCOS में इस हार्मोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आपको सेम शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। इसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और ये वेट गेन का भी कारण हो सकता है। PCOS की डायग्नोसिस को कैसे कंफर्म किया जाए? अगर आपको कुछ भी PCOS के लक्षण लगते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपसे एक हिस्ट्री लेते हैं, आपके सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं यानी कि आपकी साइकिल्स, आपकी स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस, मोटापा या वेट गेन और आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। फिर हम आपको कुछ टेस्ट बताते हैं जो कि आपको खाली पेट करने होते हैं। ये ब्लड टेस्ट होते हैं जो पीरियड के सेकेंड डे पे किए जाते हैं। कुछ टेस्ट के नाम होते हैं जैसे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपका लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है। इसके अलावा थायराइड और प्रोलैक्टिन भी हम चेक करते हैं और अगर आपको एक्ने या हेयर की प्रॉब्लम होती है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी चेक किया जाता है। और हम एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसमें हम आपकी ओवरीज देखते हैं और ओवरीज के अंदर अगर छोटे छोटे सिस्ट्स यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देती हैं तो ये सब हमको हेल्प करते हैं आपका डायग्नोसिस करने में। PCOS का ट्रीटमेंट कैसे करें? PCOS की 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। पहली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि घरेलू तरीके जो आप खुद कर सकते हैं या फिर मेडिकेशन। हमारी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू तरीके यूज़ करें ताकि आपको कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसमें पहली चीज़ है वेट लॉस। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट लॉस से अपने आप ही आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपके हार्मोन्स इम्प्रूव हो जाते हैं, एग फॉर्मेशन अपने आप होने लग जाती है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प होती है। दूसरी चीज़ है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। PCOS में सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मीठी चीज़ें यानी कि ऑल थिंग्स विच आर स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स, जैगरी, हनी, इवन बहुत मीठे फल जैसे कि चीकू और आम भी आपको नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा मैदा यानी कि ब्रेड, बिस्किट, बेकरी की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब भी आपको नहीं खाना चाहिए। स्टार्ची चीज़ें जैसे कि आलू, चावल, अरबी, इनको भी आपको कम खाना चाहिए और टी और कॉफ़ी को भी कम लेना चाहिए। तो PCOS में हम क्या खा सकते हैं? PCOS में आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं जैसे कि चना, राजमा, लोबिया, दालें,
अंडा, नॉन-वेज। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये सब ले सकते हैं। और ऑयल्स में आप राइस ब्रान या कैनोला ऑयल। अगर आप PCOS की डाइट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तीसरा, एक्सरसाइज। PCOD में एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इंप्रूव होती है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन होता है कि 30 से 45 मिनट्स की एक्सरसाइज आप 5 दिन हफ्ते में करें। इसमें आप योगा भी कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं और कोई भी पावर योगा, क्रॉसफिट, हिट कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट रेगुलरली करना ज़रूरी है। चौथा, प्रॉपरली 8 घंटे रात को सोना, टाइम पे खाना खाना, स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना, ये सब चेंजेस भी PCOS की ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। PCOS की क्या मेडिसिन होती है? PCOS में हम उन्हीं चीज़ों की दवाई देते हैं जिसके आपको लक्षण हैं। अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो हम आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जिनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। ये आप 3 हफ्ते तक रोज़ लगातार देते हैं और जब आप छोड़ते हैं तो अगले हफ्ते में आपको पीरियड्स आते हैं। ऐसे आपको आपके डॉक्टर के अनुसार 3 से 6 महीने तक लेना होता है, जिसके बाद नेचुरली आपके पीरियड्स टाइम पे आने लगते हैं। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको वजन की तकलीफ है तो इसमें हम मेटफॉर्मिन देते हैं या आजकल हम मायोइनोसिटॉल भी देते हैं, जिससे आपको वेट लॉस में ईज होती है और आपकी इंसुलिन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर आपको हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ या एक्ने की तकलीफ है तो हम इसमें एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन देते हैं, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन या फ्लूटामाइड या फिनास्टोराइड। इसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको अपने हेयर इश्यूज में इम्प्रूव करना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको क्लोमिफेन या लेट्रोजोल देते हैं। ये दवाइयाँ एग फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसको पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू किया जाता है और इससे आपकी ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं और FSH लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपकी एग फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपको प्रेग्नेंट होने में आसानी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से PCOS के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको बताते हैं कि उम्र से भी होता है PCOD का संबंध। जी हाँ, पहले सिर्फ लेट उम्र में शादी करने के कारण PCOD की समस्या का महिलाओं को सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 15 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को भी इस तरीके की दिक्कत होने लगी है। जस्ट 9 इयर्स की थी वो लड़की, उसकी मदर डॉक्टर्स के पास जा रही थी कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट दे दीजिए जिससे उसकी हाइट जो है वो अच्छी ग्रो कर सके। 11-12 इयर्स की थी तब उसकी प्यूबर्टी स्टेज के टाइमिंग पे उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए और मेंसेस के टाइमिंग पे भी उसको बहुत पेनफुल मेंसेस रहते थे। फिर से डॉक्टर्स के पास जा रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मेंसेस इरेगुलरिटी भी चल रही है। फिर से बहुत मेडिसिन ली जा रही थी उस टाइम पे। धीरे धीरे करके 14-15 इयर्स तक इरेगुलरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। मेडिकेशंस की तरफ ध्यान जा रहा था, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ध्यान देने वाली थी वो था उस लड़की का लाइफस्टाइल, पर वो नहीं देखा जा रहा था। क्या देखा जा रहा था कि इम्बैलेंस हो रहा है, तो दैट कुड बी बिकॉज वो मेडिकेशंस नहीं ले रही है ठीक तरीके से, या उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो ही बहुत ज़्यादा है। बाय द टाइम व्हेन शी रीचेस टू 15, 16, 18 तक वो रीच किया, उसमें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस हुआ कि डॉक्टर्स ने कंसिडर किया कि दैट इज PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और उस टाइम पे उसका वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। 18 की ईयर्स में जब वेट गेन ज़्यादा हो गया, डाइटिशियंस के पास जाया जा रहा था कि वेट लॉस के लिए कोई डाइट दे दीजिए। एंड उस टाइम पे टीनेज होने की वजह से बहुत ऑब्सेस्ड अबाउट वेट, ऑब्सेशन की वजह से लो कैलोरी डाइट्स पी जा रही थी। एक्सरसाइज के ऊपर तभी ध्यान दिया जा रहा था जब टाइम मिलता था। थोड़ी देर के लिए वेट लॉस होता था, फिर से वेट रीगेन हो जाता था। तो ये रीगेनिंग एंड गेनिंग का चक्कर जो है वो काफ़ी सालों तक चलता रहा, जिससे BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो और स्लो हो गया। उसके बाद वो शादी का टाइम आया। शादी के टाइमिंग पे बाद जब फर्टिलिटी का इशू स्टार्ट हुआ तब इनफर्टिलिटी देखने को मिली। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ PCOD की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से जो है एग्स का
फॉर्मेशन ठीक नहीं हो रहा था। बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ज़्यादा लिए गए थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, लाइक प्रॉपर ईटिंग पैटर्न या एक्सरसाइज रूटीन को एड ऑन करके फर्टिलिटी इम्प्रूव हुआ एंड उस लड़की का बेबी भी हुआ। बेबी होने के बाद जो प्रॉब्लम आई वो था पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट। प्रेगनेंसी में भी जो वेट गेन हो रहा था दैट वाज ऑल्सो हार्मोनल चेंजेस ही थे। पोस्ट प्रेगनेंसी पे भी जो वेट का इशू चल रहा था वो भी हमारा हार्मोनल चेंजेस ही हो रहे थे। उस टाइम पे भी उन्होंने फिर से वो वेट गेन एंड वेट लॉस वाले चक्कर में फिर से वो साइकिल रिपीट किया। अगेन वो गेनिंग एंड रीगेनिंग वाला स्टेटस चलता रहा एंड बाय द टाइम व्हेन शी रीचेस टू मेनोपॉज के टाइमिंग पे दैट वाज आल्सो हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस आने। उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी दैट वाज ऑल हार्मोनल इश्यूज। और वो इसलिए था क्योंकि द टाइम व्हेन शी वाज अ किड, उस टाइम पे जो फोकस करना था रेदर देन गोइंग फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो हमें क्या फोकस करना था उस बच्ची का लाइफस्टाइल की जो मेनोपॉज की स्टेज तक, तो उसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम फेस किए इंक्लूडिंग थायराइड का भी हार्मोनल इश्यूज, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ PCOD एंड कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, और स्लीप भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। दैट होल साइकिल वाज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर मेनोपॉज के टाइमिंग पे भी जो प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो वो आपकी प्यूबर्टी के टाइमिंग की स्टेज से आप स्टार्ट कर लेते हो, तो दैट मीन्स आपका फुल लाइफस्टाइल जो है वो हार्मोन्स के आसपास जो है वो चलता रहता है। चाहे आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो या वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ PMS आपके जो मेंसेस के टाइमिंग पे चेंजेस आते हैं, मेनोपॉज के टाइमिंग पे जो चेंजेस आते हैं, बच्चे की ग्रोथ के टाइमिंग पे जो चेंजेस आते हैं, वो सब जो है वो हार्मोन्स के साथ रिलेटेड है, हार्मोन्स के बैलेंस के साथ रिलेटेड होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स की जगह हम क्या देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है या कोई हम सप्लीमेंट या कोई मल्टीविटामिन ऐसे ऐड ऑन कर लें जिससे ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए या हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर हो जाए। द मेन थिंग वी नीड टू फोकस इज अबाउट योर लाइफस्टाइल अगेन। सो PCOD के लिए जो मैं आज आपको टिप्स दे रही हूँ वो मेन एक आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवरव्यू। मैं ज़्यादा डिटेल में इस टाइम पे नहीं जा रही हूँ। ऑलरेडी PCOD पे दो वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू इस पर दे रही हूँ। बहुत सारे फूड्स हैं जो PCOD के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि मेथरे का पानी इज़ वेरी हेल्पफुल इन द मॉर्निंग। फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड करना, समर्स में उसको सोक करके अगर हम यूज़ करें दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर PCOD। एंड आपका सिनेमन, अगर आप शुगर की जगह सिनेमन जो है उसका पानी रात को सोने से पहले या चाय में या कॉफ़ी में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन कैफीन का इंटेक ज़्यादा नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आप करेला, आंवला का जूस आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इंसुलिन जो है वो मेंटेन रहने में हेल्पफुल होता है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा आपको जो रॉ हनी मिलता है और होली बेसिल दैट इज़ तुलसी जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक केयर करना है वो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एक्सरसाइज का रूटीन एंड अलॉन्ग विद दैट रिलेशनशिप विद द फूड। मतलब फियर ऑफ फूड डेवलप नहीं करना है हमने किसी भी टाइमिंग पे ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी है, हमने गिल्ट अबाउट फूड नहीं लेना है कि हमने कुछ खा लिया और गिल्ट के मारे यू आर फीलिंग डिप्रेस कि अब तो मेरा वेट गेन होगा ही होगा। तो जो सबसे पहला मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज अबाउट PCOD में, वो है हार्मोन्स का बैलेंस होता है विद द हेल्प ऑफ ऑयल। जो मैंने थायराइड के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑयल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपके हार्मोन्स का कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके सेल्स का कम्युनिकेशन बिटवीन हार्मोन्स नहीं हो पाता बिकॉज जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से हार्मोन्स वर्क नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट हैपन, लोगों में बहुत फियर होता है कि लो फैट डाइट हमें लेना चाहिए क्योंकि फैट खा लेंगे तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन फैट रिफाइंड फॉर्म में खाना इज बैड, बट गुड फॉर्म ऑफ फैट, गुड क्वालिटी फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म ऑफ लाइक सैचुरेटेड फैट जो होता है हमारा और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है दैट इज गुड फॉर अस। लेकिन जो ट्रांस फैट है और रिफाइंड फॉर्म में जो हमारे पास ऑयल्स आ रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर अस। क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो इतनी फ्लडेड हुई है विद लॉट ऑफ रिफाइंड ऑयल, और उसमें क्या हो रहा है आपके ओमेगा 6 जो है वो ज़्यादा कंटेंट में आ रहा है, ओमेगा 3 का कंटेंट जो है वो बहुत लो है। और ये जो रेशियो बिटवीन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 अगर बैलेंस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर हम अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स को यूज़ करें इंक्लूडिंग देसी घी को यूज़ करना, इंक्लूडिंग कोकोनट ऑयल
को यूज़ करना, कोई भी सीड ऑयल इंक्लूडिंग योर ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो सीड ऑयल होते हैं जो लोकली अवेलेबल आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल होते हैं, जो रिफाइंड ज़्यादा नहीं होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, अगर हम उनको कंटेंट ऑफ ऑयल को कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल की किसी बंदे को 2 से 3 चम्मच चाहिए या 4 से 5 चम्मच चाहिए, इतना लोड उसकी बॉडी पे पड़ रहा है, उस अकॉर्डिंगली अगर हम ये ऑयल को यूज़ करें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑलिव ऑयल इज ओनली फॉर ड्रेसिंग, नॉट फॉर कुकिंग। इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए नहीं है, बिकॉज दैट इज एन इटालियन ऑयल है, और वो इटालियन ऑयल जो है दैट इज ओनली फॉर इटालियंस या उस एरिया में जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है। हमारे लिए वो एज अ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर सैलेड्स, ड्रेसिंग्स के लिए दैट इज अ गुड थिंग, बट नॉट फॉर ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग, तड़कास में वो यूज़ करने के लिए बेटर नहीं है। तो बेस्ट ऑयल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देसी घी को यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और सीड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। पीसीओडी के केस में आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, जिससे आपके जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। अगर हार्मोन्स को आप प्रॉपर वर्क करवाना चाहते हैं तो आपको बाहर का खाना जो प्रोसेस होता है, पैकेट होता है, जिसमें सारा रिफाइनिंग वाली चीज़ें होती है, उसको अवॉइड करना है। मोस्टली देखा गया है जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती हैं, मेस फूड खाती हैं, उनमें पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज दे आर ऑन रिफाइंड ऑयल्स, उनको रिफाइंड खाना ही मिल रहा है, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, ये सब चीज़ें खाने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनको हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है। घर का बनाया हुआ खाना सैचुरेटेड फैटी एसिड में, सैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में, दैट इज गुड टू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस। एंड नॉट ओनली दिस, नट्स एंड सीड्स से भी आपको जो है वो अच्छा एसेंशियल फैट्स मिलते हैं, और नट्स एंड सीड्स का इंटेक इन फॉर्म लाइक आमंड्स, वॉलनट्स, आपके जितने भी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, सेसमे, इन सब का इंटेक अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो हार्मोन्स के रिलेटेड आती है वो प्रॉब्लम आती है फ्रॉम प्लास्टिक एंड फ्रॉम कॉस्मेटिक्स यू आर यूजिंग। तो जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक का टिफिन लेके जाते हो, या प्लास्टिक में प्लास्टिक कुकिंग हो रही है, माइक्रोवेव में जो आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो वो प्लास्टिक के हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, बिकॉज द कंटेंट जो वहाँ पे प्लास्टिक में पाया जाता है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड कॉस्मेटिक, द हाई कंटेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स यू आर यूजिंग, अगर आप परफ्यूम्स और एयर फ्रेशनर्स और बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में कोई भी चीज़ यूज़ करना इज़ बैड। तो अगर परफ्यूम में भी जो कंटेंट पाया जाता है परफ्यूम, दैट इज़ अल्कोहलिक इन नेचर, और जितना ज़्यादा आप उनको यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो वो डिस्टर्ब होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे में भी आजकल थायराइड देखने को मिलता है, डायबिटीज़ देखने को मिलता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ में एक्जिमा, स्किन एलर्जीज वो छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट हैज़ बीन सीन दैट जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो दे आर यूजिंग मोर ऑफ परफ्यूम्स, मोर ऑफ कॉस्मेटिक्स, और वो टच जो है बेबी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइमिंग पे जो लग रहा है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यूज दीज थिंग्स इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। डू नॉट मेक यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स जो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने स्लीप के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है कि हाउ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, अगर आप रात को गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, बहुत देर तक अगर आप गैजेट्स का यूज़ करते रहते हो और जिसकी वजह से आपकी रात की नींद जो है कॉर्टिसोल हार्मोन मेंटेन नहीं हो पाता है और वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करेगा। इसलिए आपके मेंसेस साइकिल जो है वो हर महीने डिस्टर्ब होते हैं अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, जो आपको स्लीप वाली वीडियो में ज़्यादा डिटेल मिलेगा। मैंने कैफीन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैफीन दैट मीन्स टी की वजह से आपका आयरन अब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टी पी रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हो, दैट कैफीन इज इंटरफेयरिंग इन योर हार्मोनल बैलेंस, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। हार्मोन्स में मैं आपको नॉट ओनली पीसीओडी के बारे में बता रही हूँ, आपका थायराइड, आपका डायबिटीज़, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन, पैनक्रियास की प्रॉपर फंक्शनिंग विद इंसुलिन जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोन। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हार्मोन्स। इनफैक्ट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम की हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुड बी बिकॉज ऑफ योर स्लीप, कुड बी बिकॉज ऑफ योर कैफीन। एंड नॉट ओनली दिस, आपका लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सरसाइज रूटीन। अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत सेडेंट्री हो, आप इतना सेडेंट्री हो कि यू आर सिटिंग फॉर 7 to 8 hours ऑन द लैपटॉप, आपका इस तरह का जॉब है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वो ब्लू लाइट जा रही है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए यू नीड एक्सरसाइज रूटीन, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लाइक
सेडेंट्री एक्टिव, मतलब पूरा दिन आप बैठे और 1 घंटा आप जिमिंग में करके आ रहे हो, वो 1 घंटा अगर आप जिमिंग में कर रहे हो, साथ साथ में यू नीड टू बी वेरी फिजिकली एक्टिव फुल डे, यू कीप ऑन मूविंग रेदर देन टेलिंग आस्किंग समवन कि मेरे लिए पानी लेके आओ, या फिर बेल बज रही है तो आप खुद नहीं जा रहे हो, किसी और को कह रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो प्लीज़ आप खुद करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप थोड़ा एक्टिव होना स्टार्ट हो। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मसल ट्रेनिंग करने से आपके मसल टिश्यू बिल्टअप होते हैं, बोन डेंसिटी हैवी होने की वजह से आपका स्टबन फैट निकलता है और आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड अ रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग। रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है, अगर आप उसमें हाई इंटेंसिटी को वर्कआउट कर रहे हो, अगर 45 सेकंड का आपने कोई पुशअप लगाया है या पुल अप्स लगाए हैं एक टाइमिंग पे, तो यू नीड अ ब्रेक, रेस्ट ऑफ 1 मिनट एटलीस्ट, सो दैट आपकी बॉडी में जो मसल टिश्यू है वो बिल्टअप हो जाए, वो वेयर एंड टेयरिंग उसकी ज़्यादा ना हो। तो यू नीड अ रेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो तो 45 सेकंड का एक वर्कआउट करने के बाद 1 मिनट के लिए यू नीड दैट रेस्टिंग पीरियड ताकि वो रिकवर हो सके। तो अगर आप पूरे दिन में कुछ और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट एटलीस्ट निकालिए ताकि उसमें कोई ऐसा वर्कआउट हो सके जिसमें यू आर गोइंग फॉर लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो हो सके। एंड अलॉन्ग विद दैट इन सब चीज़ों के साथ साथ जो लाइफस्टाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है वो आपका वाटर का इंटेक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टुगेदर, मेरे ख्याल से मैं हर वीडियो में मैं जब सोचती भी हूँ कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोलना है तो मुझे घूम फिर के वही बातें आ जाती हैं कि यू टू फोकस ऑन योर डाइट, क्लीन ईटिंग, नॉट यू मेक यूज ऑफ एनी टाइम रिफाइंड फॉर्म, एक्सरसाइज के ऊपर फोकस रखना, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, आपके वाटर का इंटेक, आपकी टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। सो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड वर्कआउट, यू आर गोइंग फॉर अ गुड डाइट, क्लीन ईटिंग, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर भी पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है, कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपका प्लास्टिक का इंटेक है या परफ्यूम्स वगैरह आप यूज कर रहे हो। तो लेट्स सी कि कहाँ पर आप प्रॉब्लम आ रही है एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें पीसीओडी ना हो? तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पीसीओडी की समस्या हार्मोन से ही संबंधित है, इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करना होगा कि हार्मोन्स का सीक्रेशन सही तरीके से हो सके। इसके साथ ही आप अपनी डाइट का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार ही अपनी डाइट को फॉलो करें। Hi, I'm Dr. Manjula HM, consultant obstetrician, gynecologist and fertility specialist working in Narayana Multi-Speciality Hospital, HSR sector. Today, I am here to give some information regarding polycystic ovarian syndrome. It is one of the commonest metabolic and endocrine disorder affecting the women of reproductive age group. This can occur at any age starting after the menarche up to the menopause. The incidence of this disease is being increased over a period of years. It's around 10%. Coming to the causes why this PCOS it's common. Maybe a genetic, dietary modifications, lifestyle and also the obesity plays an important role in causing polycystic ovarian syndrome. As you know, the function of the ovary is to release the egg and also the hormonal synthesis. These two factors may get disturbed in the polycystic ovarian syndrome. Coming to the symptoms, signs and also how do we diagnose this condition. So women can come to us with the history of irregular cycles in the form of she may get her periods once in 2 months, 3 months or maybe 6 months even after taking the treatment. Or a patient can come with a history of infertility issues, or a patient may have weight gain or the symptoms of hyperandrogenism like male pattern hair growth, acne, oily skin and also the skin tags, which we will call it as acanthosis nigricans in medical terminology. So how do we diagnose polycystic ovarian syndrome? It is mainly clinically biochemical markers and also some hormonal tests, and lastly the ultrasound picture. So clinically I already told you the menstrual irregularities, anovulation, oligomenorrhea or amenorrhea. Then the biochemical, some hormonals like the LH, FSH, prolactin level and also the male hormones like the testosterone, androstenedione, etc. So ultrasound shows a bulky enlarged ovaries
with small fluid filled bubbles seen over the surface of the ovaries. So that may be the reason many people will come to the OPD with a scan report for a gynec opinion. So what are the consequences of this polycystic ovarian syndrome in future? These PCO people can develop type 2 diabetes mellitus in the later age, and also the hypertension, dyslipidemia leading to increased risk of coronary artery diseases, and also these are very high risk patients for developing endometrial carcinoma and also the ovarian carcinoma. So we need to treat this polycystic ovarian syndrome. So coming to the treatment options, definitely there is a key role in weight reduction, dietary modification, regular exercises, and also the lifestyle modification. So we need to categorize the women with PCO according to the age group. A young women, unmarried, who comes with the irregular menses with PCO, we need to regularize a cycle by giving combined oral contraceptive pill. If the woman is married, not planning for the pregnancy, again our treatment varies. With the oral contraceptive pill, along with that we need to add an anti-androgen agent so that to reduce the hirsutism. So coming to the women with PCO, married, planning for the pregnancy, we need to regularize a cycle. Ovulation has to be you have to give ovulation induction drugs and also the fertility treatment. Then the women with PCO already completed a family with the obesity, we have to regularize the cycle in view of her future health hazards. To conclude, there is a complex interplay of genetic, hormonal, environmental and the lifestyle factors in polycystic ovarian syndrome. Optimizing the reproductive outcome and tackling the long-term health hazards are the major challenges in treating PCO people. Thank you. अक्सर हम सोचते हैं कि हम कैसे क्या करें कि हमें PCOD ना हो, ऐसा क्या खाएं जिससे PCOD को हम कंट्रोल कर सकें। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है इसके उपाय। I'm Dr. Geeta Patel from Ahmedabad. I've been practicing dermatology since the last 19 years. So this is a short talk about PCOD or PCOS. The full form is polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome. So what is this PCOS or PCOD? It's a hormonal disorder which affects or enlarges the ovaries and causes small cysts on its outer edges. What causes PCOD? So the exact cause is still not defined, but it could be a combination of genetic plus environmental causes. And what are the features of PCOD? So if a female has PCOD, what does she usually have? What does she present with? First is she might complain of irregular periods. She could also present with excess hair growth, like thick men-like hair growth in the areas where women or females generally don't have hair, or they have very fine hair, like the beard area, the upper lip, the chin, the chest. In other cases, she might present to dermatologist with a lot of acne, especially in the lower face. And this acne usually does not subside with conventional management. It may also present as a lot of truncal acne on the chest, on the back. She may also present with obesity, and she might be fighting to decrease the weight with exercise, but she's unsuccessful in doing so. These clinical features are usually because of increased circulating androgens in the blood. What are androgens? Androgens are the male hormones which are circulating in excess. So how do we diagnose a patient with PCOD? Of course, there are clinical grounds and there are laboratory grounds. Laboratory are certain tests that we do to determine the level of hormones, especially the serum testosterone, the serum DHEA, which are the male hormones which are sometimes much above the desired level.
ultrasound can also be done to detect the enlarged ovaries, but it's not always conclusive. Coming to the most important part, that is the treatment of polycystic ovarian disease. The main thing is to maintain a healthy lifestyle. These females usually are found to be having erratic sleeping hours, bad eating habits, more of junk, late night eating, sedentary lifestyle. So dietary tips for patients suffering from PCOD would be first and foremost to include more of vegetables and fruits in the diet, to cut down on dairy and dairy-based products as much as possible. You can include lean meat like fish, but cut down on red meat. Another thing would be to pick foods with low glycemic index, like whole wheat grains, whole wheat flour, and to totally avoid refined cereals. There are many medications which help to control the symptoms of polycystic ovarian disease, and the main one that is given by doctors all around the world is something called metformin. But let the doctor decide what's best for you after checking your blood work, your hormones, your fasting, and your post-meal insulin levels. The bottom line for a patient having PCOD should be to maintain a very healthy lifestyle in spite of what comes. Exercise, have small nutritious meals, avoid junk food as much as possible, avoid late nights, and this should keep most of your symptoms at bay. If you like this video, please share, comment, subscribe or like. Once again, I am Dr. Sonali Durve, consultant gynecologist, Cureg Gynac IVF Birthing Hospital. Today we'll be discussing about polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome is the most common hormonal disorder occurring in women in their reproductive life. About 4 to 10% of women have this disorder. In PCOS, the ovaries are larger than normal and there are a series of undeveloped follicles that appear in clumps somewhat like a bunch of grapes. Polycystic ovaries are not troublesome and may not always affect fertility. When the cyst causes hormonal imbalance, a pattern of symptoms appear. Polycystic ovaries have been associated with one or more factors. These include genetic predisposition, insulin resistance or hyperinsulinism, that is high levels of insulin in blood, hyperandrogenism, excess production of male hormones, and abnormality of the hypothalamic pituitary ovarian axis. Polycystic ovaries present with wide variety of symptoms that may vary with each individual. These include multiple ovarian cysts on sonography, irregular or absent menses, infertility, acne, obesity or inability to lose weight, excessive body or facial hair, hirsutism, thinning of the scalp hair, velvety hyperpigmented skin folds, also known as acanthosis nigricans, and multiple hormonal imbalance. The treatment in polycystic ovaries is individualized, depending on the age at which the patient comes to you. I hope we have been able to give you the basic information regarding polycystic ovarian syndrome. We are hoping to have lots of interaction with you. Do log on to our blogs and website and we shall be happy to talk to you. Thank you. तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही और आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आप सभी महिलाओं के लिए मददगार साबित हुआ होगा और हमारे अगले एपिसोड में हम आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी और नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सोल्यूशन भी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।